हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो मैं आपका दोस्त आ चुका हूं आप सभी के बीच एक फिर से शानदार रिवीजन वीडियो लेकर के। सर आज रिवीजन वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम लोग रिवीजन वीडियो में कौन सा चैप्टर करेंगे? वो टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे। जितने कम से कम टाइम पे हम इस चैप्टर को रिवाइज कर सके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बाबू कौन सा चैप्टर आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में बाबू टोटल तीन चीजें आती है। सबसे पहला कि सर अगर हम कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर हम कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। दूसरा, सर अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्यों क्या होगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए जो कॉमन है बाबू दोनों के लिए, सर्विसेज के लिए और गुड्स के लिए है। सर टाइम ऑफ सप्लाई निकाला क्यों जाता है? टाइम ऑफ सप्लाई निकाला क्यों जाता है बाबू? टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए निकाला जाता है कि आप डिटरमाइन, गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन कर सके कि जो भी टैक्स पेयर, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जो भी सप्लाई कर रहा है उसका टैक्स उसको कब देना चाहिए, उसका टैक्स उसको कब देना। इसी के लिए ये कॉन्सेप्ट, कौन सा चैप्टर आता है बाबू? टाइम ऑफ सप्लाई आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है बाबू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है बाबू? सबसे पहला सेक्शन कौन सा आता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन सा सेक्शन बात करता है बाबू? सेक्शन 22 बात करता है। उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 12 बात करता है। सॉरी बाबू, सेक्शन 12 बात करता है बाबू। एज पर हम लोग जितना जानते हैं कि हम दो प्रकार का सप्लाई होता है। कौन कौन सा? एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है बाबू? वही गर्लफ्रेंड, उसकी फ्रेंड, आप थे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका फ्रेंड जो गलती कर रहा है, सॉरी बोल रहा है, याद आ रहा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, वही चीज है यहाँ पे बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बाबू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जो सप्लाई कर रहा है वही गवर्नमेंट को टैक्स देगा। सर कब देगा? तो बाबू अर्लियर ऑफ व्हाट? इनवॉइस इशू कर दे रहा है, जो डेट मेंशन होगा इनवॉइस पे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, और दूसरा होता है बाबू ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। पहला क्या बोला सर कि अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे, जिसमें टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे लगना है, तो दो चीज है, दोनों में जो सबसे पहले हो जाएगा आप उस समय गवर्नमेंट को क्या कर दोगे? टैक्स पेमेंट कर दोगे। सर क्या दो चीज है? सबसे पहला बाबू जो डेट पे आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, हाँ, और दूसरा आता है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। जो भी दोनों में पहले होगा, जो भी दोनों में पहले होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 क्या होता है सर? तो टोटल चार कैटेगरी बांटे गए हैं। गुड्स के केस में चार कैटेगरी बांटे गए बाबू, उसके बेसिस पे ड्यू डेट डिसाइड किया गया है। सबसे पहला, अगर कोई भी आप ऐसा गुड्स सप्लाई कर रहे हो, कोई भी ऐसा गुड्स सप्लाई कर रहे हो जिसका मूवमेंट हो रहा है बाबू, जिसका मूवमेंट होगा या मूवमेंट हो रहा है, तो जब भी गुड्स रिमूव हो रहा है ना, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब जब भी गुड्स आपके गोडाउन से निकलेगा उस समय या उससे पहले आपको क्या कर देना है? इनवॉइस इशू कर देना है। वो है उसका ड्यू डेट। सर अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो सर मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर नहीं है तो सर एग्जांपल क्या? फ्लैट बाबू, फ्लैट। तो बाबू अगर उस कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सॉरी बिफोर और एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मतलब वो जहां पे भी है मूवमेंट नहीं होगा, जहां पे गुड्स है वहीं पे, अब वो जब रेडी हो जाएगा मूवमेंट देने के लिए, सामने वाले रेसिपिएंट्स को देने के लिए, सामने वाले कस्टमर को देने के लिए, तो वो ड्यू डेट हो जाएगा आपका इनवॉइस का। सर अगर हम किसी को कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं, सर अगर हम किसी को कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं तो सर अगर हम किसी को कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा बाबू? कंटिन्यूअस सप्लाई में दो चीजें बोला, दो चीजें बोला सर। कंटिन्यूअस सप्लाई, सर एक एग्जांपल दे दीजिए सर कंटिन्यूअस सप्लाई का। सर एक एग्जांपल सर प्लीज, चलो एक एग्जांपल दे देते बाबू। आप एक रेस्टोरेंट सर्विसेज चला रहे हो, क्या दे रहे हो? रेस्टोरेंट चला रहे हो। क्या चला रहे हो बाबू? रेस्टोरेंट चला रहे हो बाबू। रेस्टोरेंट में आपको राशन लगता है, सब्जी भाजी लगती है, तो क्या रेस्टोरेंट वाला डेली जा करके मंडी में जाकर के सब्जी भाजी खरीद रहा है क्या? नहीं, वो एक किसी पर्सन को हायर करता है जो उसको डेली बेसिस में सामान सप्लाई करेगा। तो क्या उसको डेली बेसिस में पेमेंट होगा? नहीं बाबू, उसको पीरियोडिक बेसिस में पेमेंट होता है। तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा है आपको, आपको क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में सर जीएसटी उसका कब जाएगा? तो बाबू दो चीज बोला। सबसे पहला, जिससे आप सप्लाई ले रहे हो या जो सप्लाई कर रहा है, जो कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा है, उसका वो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू करता होगा कि इस तारीख को मैंने आपको इतनी सब्जी ये चीजें डिटेल दी, वो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू करता होगा। तो जब भी वो पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू कर रहा है उस टाइम पे, या फिर जब भी उसको पेमेंट मिला, जब भी उसको क्या हुआ बाबू? पेमेंट मिला, वो जो भी पहले आएगा उसको ले लेना।
जो भी पहले आएगा उसको लेना। सर कहीं पे तो लिखा हुआ है ना सर अर्लियर ऑफ, बाबू यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना बिफोर और एट द टाइम ऑफ। अब चाहे वो पीरियोडिक स्टेटमेंट पहले इशू कर दे या पेमेंट इशू कर दे, तो वो या उससे पहले आपको क्या कर देना था बाबू, क्या कर देना था, इनवॉइस इशू कर देना था। उसके बाद अगला आता है बाबू सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अगला क्या आता है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब क्या है सर कि आप किसी को गुड्स दिए, वो एक बार चेक करेगा, अगर उसको समझ आएगा तो हाँ बोलेगा, या फिर उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो सर उस केस में सप्लाई क्या होगा बाबू, उस केस में सप्लाई क्या होगा, बोलता है सर दो चीज ले लो, बिफोर एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, अगर अप्रूवल के लिए गया, अगर वो अप्रूवल दे देता है तो ठीक, लेकिन अगर वो अप्रूवल ही नहीं दे रहा है, मगर वो 6 महीना पास हो गया, 6 महीना पार हो गया, कब से सर, जब से आप उसको गुड्स दिए हो, जब से आप उसको गुड्स दिए हो। अरे 6 महीने तक आप किसी को गुड्स दे करके रखे हो और वो अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, किसको उल्लू बना रहे हो, जीएसटी काउंसिल बोला किसको उल्लू बना रहे हो, तो बोला कि एक काम कीजिए, चाहे तो वो अगर अप्रूवल दे देता है 6 महीने से पहले तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने तक अप्रूवल नहीं देता है तो उस डेट को ले लो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर वो क्या हो जाएगा बाबू, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सर हम लोग क्या कर रहे हैं सब, टाइम ऑफ सप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सेक्शन 12 किसके रिगार्डिंग बात करता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। उसमें भी दो पार्ट थे बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम लोग आए तो सर उसमें दो कंडीशन था, दोनों में जो पहले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहला क्या बोला, जब भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हो ठीक है वो ले लो, या फिर ड्यू डेट ऑफ जो इनवॉइस है वो ले लो, विच एवर इज अर्लियर, वो क्या हो जाएगा बाबू, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑफ गुड्स, फॉर द गुड्स। ठीक है, अब उसमें भी ड्यू डेट्स में हम लोग 4 केस पढ़े, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई एंड अप्रूवल बेसिस वाला, ये 4 केसेस हम लोग पढ़े। अब अगला आता है बाबू कौन सा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगला कौन सा आता है बाबू, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 3 दिया बाबू, तीनों में जो पहले हो जाए, तीनों में जो पहले हो जाए वही क्या हो जाएगा बाबू, टाइम ऑफ सप्लाई। सर क्या क्या 3 चीज है, सबसे पहला, अच्छा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है बाबू, जो सामान खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। कौन टैक्स पे करेगा बाबू, जो सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो बोलता है अर्लियर ऑफ, अर्लियर ऑफ व्हाट, अर्लियर ऑफ व्हाट, सबसे पहला डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, जब भी आप गुड्स रिसीव कर रहे हो वो डेट, जब भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो डेट, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। बाबू जो सप्लायर वो तो कोई तो इनवॉइस इशू करेगा, वो तो कोई तो इनवॉइस इशू करेगा, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये तीनों में जो भी पहले होगा ना बाबू, उस समय आपको क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। किस केस में सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मान लिया जाएगा। सर यहाँ पे एक आया डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट होता क्या है, दो चीजें आती है डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट में, दो चीजें आती है, दोनों में जो पहले हो जाए हम लोग वो मान लेंगे डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, सर मेकिंग पेमेंट क्यों, क्योंकि बाबू रेसिपेंट आप हो ना, आप सामान ले रहे हो, तो आप सामान जब लोगे तो पेमेंट करोगे ना, तो मेकिंग पेमेंट आ रहा है। तो सर कब, सबसे पहला बोला बाबू डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन द रेसिपेंट्स बुक, मतलब जो सामान खरीदा वो अपने बुक्स में एंट्री करेगा ना कि इतने तारीख को मैंने सामान खरीदा या पेमेंट इतने तारीख को रिकॉर्ड किया, तो जब भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया वो डेट ले लेना। या जब भी उसके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, जब भी उसके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, दोनों में जो पहले होगा बाबू वही क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। वही क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। हाँ कि ना, समझ आ रहा है कि ना, समझ आ रहा है कि नहीं बाबू। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं बाबू, आप लोग से सब बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एकदम डिटेल रिवीजन वीडियोस के लिए, कम से कम टाइम पे डिटेल रिवीजन वीडियोस के लिए, और मैं प्रे करता हूं कि जो भी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करेगा, भगवान उसको एग्जाम में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देना। अगर कोई 60 टारगेट कर रहा है तो उसको 70 देना, कोई 70 टारगेट कर रहा है तो उसको 80 देना, भगवान उसे 10 नंबर एक्स्ट्रा देंगे। हाँ कि ना, बिकॉज बाबू योर इंस्पिरेशन इज माई मोटिवेशन। आप लोग लाइक करके मुझे इंस्पायर करते हो, वो मुझे मोटिवेशन देते रहेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। सर अगर कोई भी एडवांस पे करता है तो, सर अगर कोई भी एडवांस पे करता है, अगर कोई भी एडवांस पे करता है, सर एडवांस के केस में कैसे हम लोग लगाएंगे टैक्स। बाबू बोलता है जब भी एडवांस रिसीव हो रहा है ना, जब भी एडवांस रिसीव हो रहा है ना, उसी समय उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लेंगे और उस पर हम लोग क्या कर देंगे, टैक्स पेमेंट कर देंगे। बस इतना सा चीज वहां पे उस नोट में लिखा हुआ है बाबू। एडवांस अगर आपको रिसीव होता है कोई भी गुड्स के अगेंस्ट में या एक्शनेबल क्लेम के अगेंस्ट में, उसी समय जब भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो उसी समय हम टाइम ऑफ सप्लाई मान करके उस पर क्या कर देंगे, अब उस पर टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को कर देंगे। ये पूरा पूरी था बाबू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सेक्शन 12 था। अब अगला आता है बाबू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगला कौन सा आता है बाबू, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें भी सर्विसेज के केस में भी दो चीज आते हैं बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या आता है? वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, डायरेक्ट नहीं बोलता कि टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि आप इनवॉइस जो इशू किए हो वो टाइम पे किए हो या नहीं। आप जो इनवॉइस इशू किए हो वो टाइम पे किए हो या नहीं। आप जो इनवॉइस इशू किए हो वो टाइम पे किए हो नहीं। आंसर करो। अगर आपका आंसर यस है, अगर आपका आंसर यस है तो ठीक, तो क्या मान लिया जाएगा वो, जब भी आपने इनवॉइस इशू किया या जब भी पेमेंट आपको रिसीव हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर डेट। सर क्या पढ़ रहे हैं सर बाबू, अब हम लोग कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में भी आया पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए गए ना, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा कि आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया, क्या आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया। आपने बोला हाँ, आपने बोला हाँ, तो जो भी इनवॉइस का डेट था या जो भी पेमेंट आपको रिसीव हुआ, दोनों में जो पहले होगा हम लोग उसको क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ सर, अगर टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं हुआ सर, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या होता है बाबू, जब भी आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, वो सर्विसेज जिस दिन खत्म हो जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हाँ कि ना, समझ आ रहा है ना। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्वेश्चन पूछा गया इनवॉइस टाइम पे इशू किए या नहीं, हाँ अगर कर दिए तो इनवॉइस जो इशू किए या पेमेंट जो रिसीव हो व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर टाइम पे इशू नहीं किए तो जब भी सर्विस खत्म हुआ या जब भी आपको पेमेंट रिसीव हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर। सर यहाँ पे पूछ रहा है, बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्टिंग में कि सर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ कि नहीं, इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ कि नहीं। सर क्या है सर टाइम, क्या है टाइम, सर यही है टाइम ना, यही है टाइम। क्या है सर, अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मल कोई सर्विसेज दे रहे हो, नॉर्मल कोई सर्विसेज दे रहे हो तो 30 दिन के अंदर में, क्या बोल रहे हो बाबू, 30 दिन के अंदर में आपको इशू कर देना है इनवॉइस। कितने दिन के अंदर में इशू कर देना है बाबू इनवॉइस, 30 दिन के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना है। सर कहां से 30 दिन, जिस दिन भी आपका सर्विसेज खत्म होगा, जिस दिन भी आपका सर्विसेज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, उस दिन से 30 दिन के अंदर में आपको इनवॉइस इशू कर देना। पहला केस। अगर आप इंश्योरेंस बैंकिंग एफआई, एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी की कैटेगरी में हो और आप वहां से सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप वहां से सर्विसेज दे रहे हो बाबू, तो उस केस में ये जो 30 डेज था ना, ये जो 30 डेज था ना, उसको हम लोग बढ़ा करके कितना कर देंगे, 45 डेज कर देंगे। उसको बढ़ा करके कितना कर देंगे बाबू, 45 डेज। अगर आप नॉर्मल सर्विसेज दे रहे हो तो जब भी सर्विसेज खत्म हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर में आपको इनवॉइस इशू करना था। अगर आप बैंकिंग कंपनी में हो, इंश्योरेंस कंपनी में हो, एफआई में हो, एनबीएफसी में हो, तो वो 30 दिन को बढ़ा करके कितना दिन कर दिया गया बाबू, 45 डेज कर दिया गया। मगर बाबू अगर एक साइड से रिलैक्सेशन दे रहा है तो दूसरे साइड से रिलैक्सेशन क्या कर लेगा, आपसे छीन लेगा, आपसे रिलैक्सेशन क्या कर लेगा बाबू, छीन लेगा। सर क्या छीन लिया, अगर कोई भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में या रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है बाबू। सर डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन क्या बाबू, याद करो रजिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बारे में बात किए थे, भुवन बैम है, भुवन बैम है बाबू। एक आदमी मल्टीपल कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है, उसी प्रकार से एक पर्सन जिसका एक पैन है वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेकर के रखा। तो ये जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है वो आपस में क्या होंगे बाबू, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। तो बाबू अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है बाबू बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो बाबू क्वार्टर खत्म होने से पहले आपको क्या कर देना है, इनवॉइस इशू कर देना है। क्वार्टर खत्म होने से, सर क्वार्टर क्या सर, वो 180 ml वाला क्वार्टर क्या, अरे नहीं पागल, 180 ml वाला क्वार्टर नहीं, अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जून जुलाई अगस्त क्वार्टर 2, सितंबर अक्टूबर सॉरी जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 अलग अलग क्वार्टर होते हैं। सर कौन कौन सा, सर फिर से मैं भी फंबल कर गया बाबू, मुझे भी 180 ml चढ़ गया, नहीं मजाक कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते, कौन कौन सा क्वार्टर बाबू, अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। ये क्वार्टर खत्म होने से पहले अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी या एफआई है, अगर वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई सर्विसेज का लेन देन कर रहे हैं तो उनको इनवॉइस क्वार्टर एंड होने से पहले इशू कर देना है। क्वार्टर एंड होने से पहले क्या कर देना बाबू, इनवॉइस इशू कर देना है। अब उसके बाद आता है बाबू थर्ड केस, कंटिन्यूअस सर्विसेज। अगर सर कोई कंटिन्यूअस सर्विसेज दे रहा है, कंटिन्यूअस सर्विसेज मतलब क्या, अगर कोई भी ऐसा सर्विस जो 3 महीने से ज्यादा चले, अगर कोई भी ऐसा सर्विसेज जो 3 महीने से ज्यादा चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कंटिन्यूअस सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सर्विस बोलते हैं। सर कंटिन्यूअस सर्विस के केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा। सर ड्यू डेट सबसे पहला, अगर
जो भी आप कंटिन्यूअस सर्विस दे रहे हो बाबू, जो भी आप कंटिन्यूअस, जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम अगर किसी भी एंटिटी को अगर हम इंटरनल ऑडिट का सर्विसेज देते हैं जो थ्रू आउट द ईयर चलता है, हर मंथ जाकर के हमको कोई इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है बाबू, कंटिन्यूअस सर्विसेज मोर देन 3 मंथ हो रहा है कंटिन्यूअस सर्विस, और अगर वहां पे मेरा पेमेंट विजिबल है, पेमेंट विजिबल मतलब का बाबू उसको पता है कि जब भी जैसे मंथ अप्रैल खत्म हुआ, अप्रैल का ऑडिट मुझे 10 अप्रैल तक 10 मई तक कर देना था, वो मुझे पेमेंट 15 मई तक कर देगा। तो बाबू अगर पेमेंट विजिबल है ना, तो जो भी पेमेंट होगा उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना। क्या बोले सर? कंटिन्यूअस सर्विस बीइंग ऑडिटर, हम इंटरनल ऑडिट का सर्विसेज दे रहे हैं। अब वो जो ऑडिटिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं ना, तो हमको जो ऑडिट करना था हर मंथ बेसिस में करना था, मैंने अप्रैल का ऑडिट किया 10 मई तक, और 15 मई तक वो हमको पेमेंट कर देगा, तो वो 15 मई से पहले हमको इनवॉइस इशू कर देगा, क्योंकि पेमेंट मुझे यहाँ पे विजिबल है कि वो 15 मई तक मुझे पेमेंट कर देगा। अगला केस, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं विजिबल है वो, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विजिबल पता ही नहीं है, जब काम खत्म होगा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, जब काम खत्म होगा आपको क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा बाबू। तो जब भी आपका पेमेंट होगा ना, उस समय तक में आपको इनवॉइस इशू कर देना है, उस समय तक में क्या कर देना आपको, इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर सर माइलस्टोन बेसिस, सर माइलस्टोन बेसिस क्या होगा, जैसे मैंने अपना ये ऑफिस बनवाया, ठीक है, तो ऑफिस के लिए मैंने इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया और उसको बोला कि आपको सारा इंटीरियर डिजाइन करना और उसको ऑफिस बना करके देना है। वो बोला ठीक है सर, मैं आपका ऑफिस बना दूंगा, लेकिन मैं पेमेंट माइलस्टोन बेसिस में लूंगा। माइलस्टोन बेसिस का मतलब क्या सर, मैं आपका डिजाइन बनाऊंगा तो आपसे मैं 5% चार्ज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद सर जब मैं आपका रॉ मटेरियल सारा गिरा दूंगा ना आपकी साइट पे, तो रॉ मटेरियल के टाइम पे मैं आपसे 20% एक्स्ट्रा पेमेंट फिर ले लूंगा पेमेंट। बोला ठीक है। उसके बाद जब सर मेरा स्टाफ आकर के मटेरियल कटिंग चालू कर देगा, ठीक है, तो उस जब कटिंग सारा हो जाएगा उस समय मैं पेमेंट लूंगा सर। उसके बाद जब सारा फिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ पेमेंट लूंगा, और सर जब फाइनल पूरा रेडी हो जाएगा कुछ पेमेंट लूंगा। बाबू ये जितना भी पेमेंट ले रहा था हर एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद ले रहा था, हर एक माइलस्टोन अचीव होने के बाद ले रहा था, उसी को बोलते हैं बाबू माइलस्टोन बेसिस। तो अगर कोई भी ऐसा माइलस्टोन बेसिस है ना, तो बाबू हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा कब, जब भी वो माइलस्टोन कंप्लीट करने वाला होगा ना उससे पहले, जब भी वो माइलस्टोन अपना कंप्लीट करने वाला होगा उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सर अगर हमको कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे थे और सर्विसेज दे रहे थे और वो कंप्लीट होने से पहले ही बंद कर दिया, जैसे मैं किसी को इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले ही वो बोला कि नहीं अब आज के बाद आप इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे मेरा, आज के बाद आप मेरा इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे, तो इस केस में क्या होगा, अगर बाबू ऐसा कोई सीज हो जाता है बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीशन करने से पहले ही सीज हो जाता है बाबू, तो एक काम करना, जितना भी काम किया हो ना उसका इनवॉइस रेज कर देना, जितना भी काम किया हो बाबू क्या करना, उसका इनवॉइस रेज कर देना। यस और नो, यस और नो बाबू, यही चीज इसमें लिखा हुआ था। सर अभी हम लोग क्या कर रहे थे सर, एक बार वापस से क्विक रिवीजन करते हैं बाबू। हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे थे, सर्विसेज में हम लोग आए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग से पूछा गया कि सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस आपने ड्यू डेट के अंदर में इशू किया या नहीं, टाइम पे इशू किया या नहीं। यस करोगे तो वहां पे दो कंडीशन आया था सर, क्या कंडीशन आया था, जो डेट ऑफ इनवॉइस था या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइम पे इशू नहीं किए तो जब भी आपका सर्विसेज खत्म हो, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर ड्यू डेट का हम लोग अब वहां पे तीन चीज पढ़े, 30 डेज, फिर एनबीएफसी 45 दिन और डिस्टिंग पर्सन वाला केस, और कंटिन्यूअस सप्लाई वाला केस पढ़े बाबू। अभी तक हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में एज पर सेक्शन 13 हम लोग इतना किए, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में था। अब अगला आता है बाबू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगला कौन सा आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगला कौन सा आता है बाबू, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो चीज, अर्लियर ऑफ, अर्लियर ऑफ क्या बाबू, जो पेमेंट कर रहे हो 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अगर पेमेंट कर रहे हो मेकिंग पेमेंट, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में जो पहले आ जाएगा ना रिवर्स चार्ज में, आप उसमें पेमेंट कर देना। सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट मतलब क्या होगा, सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट मतलब क्या होगा बाबू, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट सेम ऊपर में जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, उसी को यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट किया है, उसी को क्या किया बाबू, कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अच्छा सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी हम लोग वहां पे जब पढ़े ना, चाहे तो टाइम पे इनवॉइस इशू कर रहा था या नहीं कर रहा था, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, सॉरी डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट। क्या बोल रहा था बाबू, डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट। सर डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट क्या है बाबू, डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी सप्लायर बाबू, हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, हम सप्लाई देते हैं पेमेंट रिसीव करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, हम सप्लाई देते हैं और कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं। सर पेमेंट रिसीव कब माना जाएगा बाबू, जिस दिन भी आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए ना पेमेंट, वो, या जिस दिन भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया पैसा, जिस दिन भी बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। हाँ कि ना बाबू, विच एवर इज अर्लियर, ये क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया या फिर जब भी आपने अपने बुक्स पे रिकॉर्ड कर लिया व्हिचएवर इज अर्लियर मान लिया जाएगा। बाबू ये पूरा चीज क्या था बाबू, टाइम ऑफ सप्लाई था, किसके लिए, सर्विसेज का। कहाँ पे लिखा हुआ था, सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। अब वो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सर अगर हम किसी को सर्विसेज दिए, ठीक है, हम किसी को सर्विसेज दिया वो हमको पेमेंट किया, जैसे ये जनरली केसेस होता है, जैसे आपके यहाँ पे टेलीफोन लाइन लगा हुआ है और वो है आपका पोस्ट पेड सर्विसेज। क्या है बाबू, पोस्ट पेड सर्विसेज मतलब क्या होता है, आप जितना यूज करोगे आपके पास बिल आएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पोस्ट पेड सर्विसेज, आपके पास बिल आया, सर बिल कितना आया, मान लो 2000 रुपए का आया, सॉरी बिल आया 1832 रुपए का, कितने का आया, 1832 रुपीज का। आपने पेमेंट उसे कर दिया कितना बाबू, 2000। पेमेंट कितना कर दिया, 2000। बाबू आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो ना, सर हमको पेमेंट करना था 1832 रुपए, 1832 रुपीज, आपने पेमेंट कर दिया 2000। अभी भी यहाँ पे 100 कुछ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया बाबू, आपने 100 कुछ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। सर क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, अगर बोलता बाबू जो भी पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबू, जो भी पेमेंट कर रहे हो, जो भी पेमेंट कर रहे हो और जो भी इनवॉइस अमाउंट का था, अगर उसका वैल्यू 1000 से कम है, अगर उसका वैल्यू 1000 से कम है तो बाबू सप्लायर जो है ना उसके पास ऑप्शन है, जब पेमेंट रिसीव किया ना, जब पेमेंट रिसीव किया उसी समय टैक्स इशू कर दे, या फिर जब फ्यूचर में ये पैसा को एडजस्ट करेगा, जब ये फ्यूचर में इस पैसा को एडजस्ट करेगा, जब इसका इनवॉइस इशू करेगा बाबू, उस समय उसका टैक्स पेमेंट करेगा, वो है। मगर बाबू एक ही कंडीशन है कि जो पेमेंट कर रहे हो और जो इनवॉइस अमाउंट है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1000 से ज्यादा, मतलब वो जो एडवांस पेमेंट आ रहा है ना वो 1000 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 1000 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ या ना बाबू, हाँ या ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद बाबू सप्लाई बाय, एक और नोट लिखा हुआ बाबू, सप्लाई बाय एसोसिएट इंटरप्राइजेस। सर एसोसिएट इंटरप्राइजेस क्या था बाबू, इनकम टैक्स में फाइनल लेवल पे हम लोग को ये पढ़ना पड़ता, प्रॉपर एक सेक्शन है, सेक्शन 92 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जहाँ पे हम लोग को पढ़ना था एसोसिएट इंटरप्राइजेस क्या होता है। यहाँ पर जान लो अगर कोई एसोसिएट इंटरप्राइजेस के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और सप्लायर जो है लोकेटेड इन इंडिया, देन अर्लियर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा बाबू, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, whichever is earlier, ठीक है। हाँ अब कुछ कॉमन पॉइंट आते हैं बाबू, मैंने गुड्स का अलग से करा लिया, सर्विसेज का अलग से करा लिया, मगर कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, जो गुड्स में भी अप्लाई होंगे और सर्विसेज में भी अप्लाई होंगे। सर क्या कॉमन पॉइंट है, सबसे पहला बाबू, इन द केस ऑफ वाउचर, इन द केस ऑफ वाउचर, अगर कोई वाउचर इशू करता है बाबू, अगर कोई वाउचर इशू करता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने एम्प्लॉइज को वाउचर्स देती है, तो बाबू दो चीज आता है, जो वाउचर आपको मिल रहा है आप उसे डिटरमाइन कर पा रहे हो कि आप क्या खरीदोगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली में आपको कल्याण ज्वेलर्स का क्या मिला, वाउचर मिला, तो आपको पता है कि आप उससे गोल्ड खरीद पाओगे। क्या खरीद पाओगे बाबू, आपको पता है उससे गोल्ड खरीद पाओगे। लेकिन बाबू अगर आपको क्या मिला, एक कूपन मिला शॉपर स्टॉप का, क्या मिला, वाउचर मिला शॉपर स्टॉप का, क्या आप शॉपर स्टॉप में जाकर के कुछ भी परचेज कर सकते हो। बाबू यहाँ पे तो आइडेंटिफाइबल है ना कि आप जाकर के ज्वेलरी ही खरीदोगे। तो अगर बाबू सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जब वाउचर इशू कर रहे हो तो आप एक काम करो, जब वाउचर इशू कर रहे थे ना उसी समय आप क्या कर दो, टैक्स पेमेंट कर दो। जैसे बाबू जोमेटो वाउचर ऑब्वियसली पता है कि खाना के लिए यूज करेंगे, ज्वेलरी वाउचर ऑब्वियसली पता है कि हम ज्वेलरी के अगेंस्ट में यूज करेंगे। लेकिन जब आप वाउचर इशू कर रहे हैं आपको उस समय नहीं पता कि वो किसके अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि बाबू शॉपर स्टॉप में सारी चीजें मिलती है जिसमें अलग अलग टैक्स रेट था, तो उस समय तो पता ही नहीं ना सर कि हम कौन सा टैक्स रेट पे वहां पे टैक्स पेमेंट करेंगे। तो बोलता ठीक है आप उस समय टैक्स पेमेंट मत करो, जब उसको आप रिडीम करोगे ना, जब उसको आप रिडीम करोगे आप क्या करना, उस समय उसका टैक्स पेमेंट कर देना। बाबू इसमें आया है अमेंडमेंट, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है बट फॉर द नॉलेज पर्पस मैं बता दे रहा हूँ बाबू, ये कॉन्सेप्ट हट किया। अब पूरी टैक्स कब पेमेंट होगा बाबू, कब होगा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। क्यों सर, जैसे जस्ट से फॉर एग्जांपल आपको एक ज्वेलरी वाउचर मिला, आपने खुशी से शर्ट के ऊपर पॉकेट में डाल दिया, आपका जो एम्प्लॉयर था आपको वाउचर दिया, आप उसको उसमें उस पे उसने टैक्स भी पेमेंट कर दिया। बाबू आपने आया सोचा आपने कि आकर के मम्मी को सरप्राइज दूंगा या अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा, मुझे वाउचर मिला, आया शर्ट खोल दिया, आपकी वाइफ ने या मम्मी ने क्या किया, उस शर्ट को धुलने के लिए डाल दिया, शर्ट को क्या कर दिया, धुलने के लिए, वाउचर भी धुल गया। बाबू उस पे टैक्स जहां पे पेमेंट हो चुका था, सप्लाई तो हुआ ही नहीं, तो बाबू इसी को कंसिडर करके ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को ये पढ़ना है, मगर आने वाले टाइम पे ये कॉन्सेप्ट भी हट जाएगा, रिडम्पशन बस रह जाएगा। उसके बाद
बाबू आपने कोई सप्लाई किया, अब पेमेंट रिसीव करना था, आपने उसको बोला कि आप 2 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना, उसने 3 महीने बाद पेमेंट किया, तो 1 लाख का पेमेंट लेना था, आपने उसे बोला आपको 10,000 रुपया इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फी बोल लो या पेनल्टी बोल लो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बाबू ये तो हमको बाद में पता चला ना, हम 1 लाख पे तो टैक्स पहले पेमेंट कर चुके थे, ठीक है, एज पर टाइम ऑफ सप्लाई निकाल करके हम पहले पेमेंट कर चुके थे। सर ये 10,000 तो बाद में आया, तो गवर्नमेंट बाद में बोलेगा कि नहीं नहीं, आप तो आपको तो 1,10,000 रिसीव हुआ, ये 10,000 पर टैक्स इवेजन, आप इंटरेस्ट भी पेमेंट करो, इस पे पेनल्टी भी लगेगा। नहीं, वो अगर कोई ऐसा एडिशनल वैल्यू मिलता है ना आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फी और पेनल्टी, तो जब भी आपको रिसीव हो रहा है ना वो एडिशनल अमाउंट, तभी आपको टैक्स पे करना है। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई उसी समय होगा जब उसको आप एक्चुअली रिसीव करोगे, जब उसको आप एक्चुअली रिसीव करोगे, हाँ या ना बाबू। उसके बाद जब इतना सारा प्रोविजन पढ़ा दिया, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इसके बाद भी अगर कोई ऐसा आदमी निकलेगा, बोलेगा नहीं ये तो मेरा कोई कंडीशन नहीं फॉलो होता है, तो गवर्नमेंट बोला इन एनी अदर केसेस, कोई भी रेसिडुअल केस जो ऊपर में नहीं कवर हुआ, तो एक काम करना, अगर आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, अदरवाइज डेट ऑन विच जीएसटी पेड, जब भी आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे ना, हम उसी समय टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसी समय क्या मान लेंगे बाबू? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद आता है बाबू चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। क्या आता है बाबू? चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। सर यहाँ पे चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स क्या होता है कि सर जब हम गुड्स एक्चुअली सप्लाई किए उस समय कुछ और रेट था, जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे उस समय कुछ और रेट था, या बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगते हैं। अगर देखोगे तो टोटल बाबू यहाँ पे 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन निकल करके आते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पे हम लोग 2 चीज निकालना सीखेंगे, बहुत सिंपल तरीका से आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक याद कर लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना वो जरूर बनेगा। बाबू हम लोग 3 चीज डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू? सबसे पहले देखेंगे गुड्स और सर्विस कब अप्लाई हुआ। गुड्स और सर्विस कब अप्लाइड हुआ, मतलब कब ट्रांजेक्शन हो रहा है, कब ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस समय क्या रेट था। जब आप इनवॉइस इशू किए उस समय क्या रेट था। और तीसरा क्या सर, पेमेंट जब रिसीव किए उस समय क्या रेट था। अब बाबू कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 2 3, एक 1 और 2 का बनेगा, एक 2 और 3 का बनेगा, और एक 1 और 3 का बनेगा, एक 1 और 3 का बनेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब बाबू एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इंडिया में जब भी गवर्नमेंट बनता है किसका बनता है बाबू? मेजोरिटी का बनता है। किसका बनता है? मेजोरिटी का बनता है। तो यहाँ पे अगर 1 और 2 मिल करके, 3 जन में अगर 1 और 2 मिल करके मेजोरिटी बना रहे, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई 2 हो जाएगा बाबू। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 2 और 3 मिल करके बना रहे तो इस जगह पे स्टार मार्क आता है, और अगर 1 और 3 मिल करके बना रहे इस जगह पे 3 आ जाएगा। सर क्या मतलब, क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखो 2 चीज हम लोग को यहाँ पे निकालना है। जब भी रेट चेंज होता है बाबू तो हम लोग को 2 चीज निकालना होता है, उस गुड्स पे रेट कौन सा लगा है, क्योंकि पहले कुछ और था अब कुछ आ रहा है। उसके बाद सर टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई भी निकालेंगे। कैसे निकलेगा? देखो बाबू, अगर आप जब सप्लाई कर रहे थे बिफोर में कुछ और रेट था, ये आफ्टर और ये आफ्टर हो गया, मतलब पहले रेट 9% था, बाद में 18% और 18% हो गया। 9% करके कोई रेट है नहीं बाबू वैसे, ठीक है, इसको हम लोग 12% मान लेते हैं, ठीक है। पहले 12% था, अब 18% और 18% हो गया। सर मेजोरिटी किसका? 2 और 3 का। मेजोरिटी किसका? 2 और 3 का। तो बाबू रेट कौन सा लग जाएगा? रेट तो हमको पता चल गया कौन सा लग गया, 18%। रेट कौन सा लग गया बाबू? 18% लग गया। मगर सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? क्योंकि सर इनवॉइस और पेमेंट ऊपर में आता था, बाबू टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? अर्लियर ऑफ 2 and 3। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? अर्लियर ऑफ 2 and 3। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे कितना था? 12%, 12% और 18%। अबर मेजोरिटी कौन बना रहा है बाबू? 12%। तो रेट क्या हो जाएगा मेरा? 12%। अब उसके बाद देख रहे सर 1 और 2 मिल करके मेजोरिटी बना रहा है, तो 1 और 2 में अगर मेजोरिटी बनाता है तो बाबू टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? 2। मतलब इनवॉइस इशू डेट क्या हो जाएगा? तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इनवॉइस इशू डेट क्या हो जाएगा बाबू? आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब अगला केस में आते हैं बाबू, अगर बिफोर 12% था, आफ्टर 18% आया, ये 12% आया, तो बाबू मेजोरिटी कौन बना रहा है? 1 और 3 मिल करके बना रहा है, बाबू रेट क्या हो जाएगा? 12%। रेट क्या हो जाएगा बाबू? 12%। सर अब मेजोरिटी कौन बना रहा है? 1 और 3, तो बाबू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे निकल के आया था टाइम ऑफ सप्लाई 2, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 3, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ, अब अगला सर वापस से, ये 18% था, ये 12% था,
ये 12% था बाबू। अब मेजोरिटी कौन बना रहा है? 2 और 3। अब मेजोरिटी कौन बना रहा है बाबू? 2 और 3। तो रेट तो चलो समझ आ गया, रेट कौन सा हो जाएगा सर? 12%। रेट कौन सा हो जाएगा सर? 12% हो जाएगा। लेकिन सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बाबू? तो फिर से 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि पहले कौन आया, पहले कौन आया, अर्लियर लगा देंगे। उसके बाद फिर से बाबू यहाँ पे 18%, यहाँ पे 18%, यहाँ पे 12%। अब मेजोरिटी कौन बना रहा है बाबू? 1 और 2। मेजोरिटी कौन बना रहा है? 1 और 2। रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा आपका 18%। रेट क्या हो जाएगा? 18%। और साथ में सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या सर? 1 और 2 के बीच में कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा था? 2 आ रहा था। कौन सा आ रहा था? 2 आ रहा था। अब वापस से आ जाएगा बाबू 18%, 12%, 18%। अबर मेजोरिटी कौन बना रहा है बाबू? 1 और 3 मिलकर के बना रहा है। तो रेट क्या हो जाएगा बाबू? फिर से 18% रेट हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 18% हो जाएगा। सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बाबू? 1 और 3 में अगर होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई 3 निकल के आएगा, मतलब डेट ऑफ पेमेंट निकल करके आएगा। डेट ऑफ पेमेंट निकल करके आएगा बाबू। यही है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यही क्या है? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। आगे अगला आता है बाबू, कुछ नोट्स लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है बाबू? सबसे पहला पहला क्या बोल रहा है कि नॉर्मली डेट ऑफ पेमेंट इज अर्लियर ऑफ। नॉर्मली क्या होता है बाबू? हम लोग ऊपर में पढ़े, डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? अर्लियर ऑफ। जब भी सप्लायर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है या सप्लायर बैंक के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर हाउएवर बाबू, अगर क्रेडिट 4 दिन के बाद हुआ, अगर क्रेडिट जो अकाउंट में होना था वो 4 दिन के बाद हुआ, 4 वर्किंग डेज के बाद हुआ, और वो बीच उसी वर्किंग डेज के बीच में क्या हो गया? रेट चेंज हो गया, तो बाबू जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था ना, उस दिन का रेट हम लोग कंसीडर कर लेंगे। डेट ऑफ पेमेंट क्या मान लिया जाएगा बाबू? जिस दिन आपके एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सर ये डेट ऑफ पेमेंट क्यों बाबू? ये पेमेंट रिसीव के लिए निकाला गया, हाँ कि ना। उसके बाद एक और लिखा हुआ बाबू, इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट इन द केस ऑफ गुड्स, ड्यू डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब बाबू अगर इनवॉइस आप टाइम पे इशू नहीं करते हो गुड्स के केस में, तो जो ड्यू डेट होगा ना इनवॉइस का, उस सेम समय हम उसको हम लोग क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये ऊपर में तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे बाबू। ये पूरा पूरी आपका क्या हो गया? टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। विद इन 30 मिनट्स बाबू हम लोग अपना टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लिए, हाँ कि ना। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बाबू कि अगर वीडियो समझ आया, पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जाकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो भी अभी सीए इंटर एग्जाम देने वाला है या सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम देने वाला है। फिर मिलते हैं हम लोग बाबू अगले वीडियो में, अगले रिवीजन वीडियोस में। तब तक के लिए गुड नाइट।